सोललैंड 3 के लास्ट पार्ट के एंड में हमने देखा कि अज्योर विंड वाइन की भारी मांग के कारण तांग बुलिन को नीलामी में अनुमान से कहीं अधिक 7 मिलियन से ज़्यादा कीमत चुकानी पड़ी। इस महंगे अनुभव ने उसे बाजार की सच्चाई और अपने फैसलों की कीमत गहराई से सिखा दी। तो चलिए वीडियो शुरू करते हैं। एक काले बक्से को अपनी स्टोरेज रिंग में रखने के बाद तांग बुलिन वू झांगकोंग के साथ टैक्सी में बैठ गया। क्या हम लौटते ही तुम उन स्पिरिट आइटम्स का उपयोग करने वाले हो? वू झांगकोंग ने तांग बुलिन से पूछा। तांग बुलिन अब भी बेचैन दिखाई दे रहा था। मैंने इतना सारा पैसा बर्बाद कर दिया। हर सील तोड़ना जैसे सीधे पैसे जलाने जैसा है। उसकी एकमात्र तसल्ली ये थी कि हर सील खुलने के साथ उसकी शक्ति बढ़ती थी। अगर ऐसा न होता तो उसका पैसा सचमुच बेकार चला जाता। 3 वर्षों तक ब्लैकस्मिथिंग के ऑर्डर पूरे करने के बाद उसे केवल 4 स्पिरिट आइटम ही मिले थे। अगर ये आइटम न होते तो वो घोस्ट शैडो परप्लेक्सिंग ट्रैक सीखने का खर्च उठा सकता था। क्रेन को नियंत्रित करने और ड्रैगन को पकड़ने की तकनीक के अलावा उसने कुछ ग्रैपलिंग तकनीकों और डिसऑर्डर स्प्लिटिंग विंड हैमर तकनीक के लिए भी योगदान अंक खर्च किए थे। पहली तकनीकें उसकी नज़दीकी लड़ाई की क्षमता बढ़ाती थी, जबकि दूसरी उसकी फोर्जिंग में सहायक थी। कहा जाता था कि डिसऑर्डर स्प्लिटिंग विंड हैमर तकनीक एक बहुत पुराने युग के महान कबीले द्वारा विकसित की गई थी। तांग संप्रदाय के पूज्य संस्थापक तांग सान के कबीले क्लियर स्काई क्लैन द्वारा। समय के साथ क्लियर स्काई क्लैन इतिहास में विलुप्त हो गया और उसकी एकमात्र विरासत यही तकनीक रह गई। ये तकनीक युद्ध और ब्लैकस्मिथिंग दोनों में उपयोगी थी, जो तांग वुलिन और उसकी जन्मजात दिव्य शक्ति के लिए बिल्कुल उपयुक्त थी। हालांकि तांग संप्रदाय में अभी भी कई ऐसी कलाएं थीं जिन्हें वो सीखना चाहता था, जिनमें से 2 ने उसे विशेष रूप से आकर्षित किया था: घोस्ट शैडो परप्लेक्सिंग ट्रैक और सॉफ्ट बोन एज स्टेज ड्रॉप, जो नज़दीकी युद्ध में अत्यंत भयानक थी। साफ शब्दों में कहें तो तांग वुलिन का शरीर अमानवीय था। उसके पास न केवल अपार शक्ति थी, बल्कि उसकी लचक भी असाधारण थी, जिससे वो इस तकनीक को सीखने में सक्षम था। लेकिन अफसोस, इस समय उसकी जेब बिल्कुल हल्की थी और सॉफ्ट बोन 8 स्टेज ड्रॉप के लिए पर्याप्त अंक इकट्ठा करने में उसे बहुत समय लगने वाला था। बेशक यदि वो स्पिरिट रिफाइनिंग क्षेत्र तक पहुंच जाए तो ये लक्ष्य कहीं तेजी से पूरा हो सकता था। तांग वुलिन कंजूस नहीं बनना चाहता था, लेकिन उसके पास कोई विकल्प नहीं था। हर चीज के लिए पैसे चाहिए थे। उसे स्पिरिट रिफाइनिंग करने और अपनी सीलें तोड़ने के लिए पैसे चाहिए थे। इसके अलावा यदि वो बैटल आर्मर मास्टर बनना चाहता था तो केवल थोड़ी बचत काफ़ी नहीं थी। उसे सोने के पहाड़ और सिक्कों की नदियां चाहिए थीं, और वो तो बस शुरुआत भर थी। अगर वो अभी से मितव्यय का नहीं अपनाता तो भविष्य में उसे भारी झटका लगना तय था। तुम्हें क्या लगता है, इसमें कितना समय लगेगा? वू झांगकोंग ने पूछा। उसके शिष्य ने असहाय भाव से सिर हिला दिया। वू झांगकोंग की भौएं सिकुड़ गईं। अगर तुम्हें ये भी नहीं पता कि इसमें कितना समय लगेगा तो फिर तुमने बेल पर बोली क्यों लगाई? तांग वुलिन के होंठ का कोना भड़का। शिक्षक वू, क्या नमक छिड़कना जरूरी है? मैं पहले ही इतना गरीब हूँ। मैं बस कुछ पैसे बचाना चाहता था, तांग वुलिन ने बुदबुदाते हुए कहा। वू झांगकोंग ने छुरा घुमाने में कोई कसर नहीं छोड़ी। और कितने पैसे बचाए? तांग वुलिन ने दांत पीसते हुए कहा। कुछ भी नहीं, वू झांगकोंग ने ठंडे स्वर में कहा। अगर हम लौटते ही जल्दबाजी में तुम अपनी ब्लड लाइन को रिफाइन करोगे तो तुम श्रेक परीक्षा देने का मौका चूक सकते हो। इसलिए तुम्हारे पास 2 विकल्प हैं। या तो अभी अपनी ब्लड लाइन को मजबूत करो और परीक्षा चूकने का जोखिम उठाओ, या बिना रिफाइनमेंट के परीक्षा दो। अच्छे से सोच लो। तांग वुलिन की भौहें सिकुड़ गईं। मुझे नहीं पता कि सील खोलने में कितना समय लगेगा। अगर ज्यादा देर लगी तो मैं मुसीबत में पड़ जाऊंगा। लेकिन क्या मैं अपनी मौजूदा हालत में परीक्षा पास कर पाऊंगा? आखिर ये श्रेक अकेडमी है। शिक्षक मु, मेरी वर्तमान स्थिति में आपको क्या लगता है, मेरे पास पास होने की कितनी संभावना है? तांग वुलिन ने वू झांगकोंग से पूछा। वू झांगकोंग ने उसे बिना पलक झपकाए देखा। कठिन होगा। कठिन? ये अच्छी बात है या बुरी? कितना कठिन? तांग वुलिन ने पूछा। बहुत कठिन, ये कहकर वू झांगकोंग खिड़की की ओर मुड़ गया। तांग वुलिन वो लगा जैसे सिर फट जाएगा। इतना ही कह सकते हो? थोड़ा विश्लेषण तो करो। क्या ये एक शिक्षक की जिम्मेदारी नहीं है? लेकिन वो कुछ नहीं कह सका। दांत पीसते हुए बोला, अगर ऐसा है तो मैं जोखिम नहीं लेना चाहता। शिक्षक वू, अगर आपको ये सब पहले से पता था तो आपने मुझे 3 दिन पहले बेल खरीदने से क्यों नहीं कहा? तब मेरे पास पर्याप्त समय होता। वू झांगकोंग ने शांत स्वर में उत्तर दिया। तुम अब बड़े हो चुके हो और वो तुम्हारे अपने पैसे थे। हर निर्णय की जिम्मेदारी केवल तुम्हारी है। इस सच्चाई से इनकार नहीं किया जा सकता था। तांग वुलिन ने दिल ही दिल में आह भरी।
मुझे ऐसे ही उत्तर की उम्मीद थी, फिर भी सवाल पूछा। सवाल पूछते ही वो हार चुका था। मैं अपनी ब्लड लाइन को रिफाइन करूंगा। तांग वुलिन ने गहरी सांस ली। उसकी आंखों में दृढ़ निश्चय चमक उठा। अगर बिना सील तोड़े परीक्षा पास करना मुश्किल है तो मुझे जोखिम उठाना ही होगा। कम से कम मेरी संभावना तो बढ़ेगी। ठीक है, वू झांगकोंग ने सिर हिलाया और कुछ नहीं कहा। जब वे सराय लौटे तो वू झांगकोंग ने बिना देर किए अपने कमरे की ओर इशारा किया। तुम मेरे कमरे में ब्रेक थ्रू कर सकते हो, मैं पहरा दूंगा। ये कहकर उसने दरवाजा खोला और अंदर चला गया। अपने शिक्षक की गरिमामयी पीठ को देखते हुए तांग वुलिन के दिल में गर्माहट की एक लहर दौड़ गई। वो वू झांगकोंग के हाथों से दूर रहने वाले शिक्षण तरीके का कारण समझ गया। ये उसकी भलाई के लिए था, ताकि वो स्वतंत्र रूप से विकसित हो सके। गहरी सांस लेकर तांग वुलिन वू झांगकोंग के कमरे में दाखिल हुआ। उसे बिस्तर पर बैठने का संकेत देने के बाद वू झांगकोंग पास में एक स्टूल खींचकर बैठ गया। तांग वुलिन ने चारों स्पिरिट आइटम मेज पर रख दिए। क्या अब शुरू करने का समय आ गया है? पिछली बार से 3 साल हो चुके हैं और अब दूसरी सील तोड़ने का समय आया है। इस बार मुझे क्या मिलेगा? ये सोचकर ही उसकी धड़कन तेज हो गई। लेकिन मुझे 4 दिनों के भीतर पूरा करना है। अगर सफल रहा तो मैं परीक्षा में अपनी बेस्ट स्थिति में हिस्सा ले सकूंगा। समय किसी का इंतजार नहीं करता। तांग वुलिन ने देर नहीं की। वो पालथी मारकर बैठ गया और आंखें बंद कर ली। उसने ओल्ड तांग को बुलाया, इन खजानों के उपयोग की विधि सीखने के लिए। स्पिरिट एनर्जी ओवरलोड से ओल्ड तांग धारा बचाए जाने के बाद उसने उसकी कोई आवाज नहीं सुनी थी। मजे की बात यह थी कि उसे यह एहसास तब हुआ जब उसने उसे बुलाने की कोशिश की। क्या वो आएगा? चिंता उसके दिल में उमड़ने लगी। अगर उसने पहले कभी सील न तोड़ी होती तो शायद वो इसके अस्तित्व पर भी संदेह करता। सौभाग्य से ओल्ड तांग ने उसे इंतजार नहीं करवाया। अपनी चेतना की गहराइयों में तांग वुलिन फिर से उस रहस्यमयी स्पिरिचुअल संसार में पहुंच गया। तुम तैयार हो? ओल्ड तांग की आवाज पूरे स्थान में गूंज उठी। ओल्ड तांग। परिचित आवाज सुनते ही तांग वुलिन का तनाव दूर हो गया। सुनहरी रोशनी के विस्फोट के साथ ओल्ड तांग उसके सामने प्रकट हो गया। वो बिल्कुल वैसा ही दिख रहा था जैसा पिछली बार। काफी समय हो गया छोटे बदमाश। ओल्ड तांग की आवाज में हल्का अफसोस था। तुमने इस दौरान अपने शरीर को अच्छी तरह मजबूत किया है। दूसरी सील तोड़ने में कोई समस्या नहीं होनी चाहिए। क्या तुमने चारों आवश्यक स्पिरिट आइटम तैयार कर लिए हैं? तांग वुलिन की आवाज दर्द से भरी थी। हाँ, कर लिए हैं। पैसे खर्च करने का दुख अब भी ताजा था। ओल्ड तांग ने कहा, तो फिर तुम शुरू करने के लिए तैयार हो। इस बार चारों स्पिरिट आइटम का उपयोग पिछली बार से थोड़ा अलग होगा। ड्रैगन स्केल फ्रूट को सीधे खाना होगा, बाकी तीनों को पीसकर रस बनाना होगा। फिर उस रस को गर्म पानी में मिलाकर स्नान के लिए उपयोग करना है, जिसमें बैठकर ध्यान करना है। ये सब एक साथ करना होगा, मतलब जब तक स्नान तैयार ना हो जाए तब तक ड्रैगन स्केल फ्रूट मत खाना, समझे? हाँ, समझ गया। ये झंझट भरा था लेकिन मुश्किल नहीं। अच्छा है, तैयारी कर लो। जब शरीर पूरी तरह सर्वोत्तम स्थिति में हो तभी शुरू करना। ठीक है। 4 स्पिरिट आइटम थे: ड्रैगन स्केल फ्रूट, लैंड ड्रैगन टेंडन, एज़्योर वेन्ड वाइन और सी ड्रैगन मैरो। वू झांगकोंग को शक न हो इसलिए तांग वुलिन ने पहले ध्यान किया और अपने शरीर को चरम स्थिति में पहुंचाया। आधे घंटे बाद वो उठा। शिक्षक वू, मैं शुरू कर रहा हूं, तांग वुलिन ने कहा। वू झांगकोंग ने सिर हिलाया। वो बिस्तर के पास ही बैठा रहा, तांग वुलिन की स्थिति पर नजर रखने के लिए। उसके ब्लड लाइन रिफाइनमेंट ने उसके भीतर उद्विग्नता जगाई थी। तांग वुलिन ने कहा, मुझे ड्रैगन स्केल फ्रूट खाना है, लेकिन बाकी तीनों को रस में बदलना है। क्या आप मेरी मदद कर सकते हैं? साथ ही रस को गर्म पानी में मिलाकर स्नान के लिए इस्तेमाल करना है। वो झांगकोंग ने उसे घूरा, चेहरा बिल्कुल भावहीन। तुम इसे स्नान करके अवशोषित करोगे? भौहें थोड़ी उठी। क्या इसमें कोई समस्या है? वो झांगकोंग ने सिर हिलाया। समस्या तो नहीं है, लेकिन ये बहुत प्रभावी तरीका नहीं है। तुम सारे पोषक तत्व पूरी तरह अवशोषित नहीं कर पाओगे। तांग वुलिन ने कहा, कोई बात नहीं, बस आपकी मदद चाहिए। सिर हिलाकर वू झांगकोंग खड़ा हो गया। वो खुद को रोक नहीं पाया और कुछ शब्द निकल ही गए। ये तो पैसों की भयंकर बर्बादी है। अपने शिक्षक के इस असामान्य विस्फोट पर तांग वुलिन का चेहरा फड़क गया। क्या आप पैसे की बात करना बंद नहीं कर सकते? सराय की सुविधाएं साधारण थीं, लेकिन स्नान के लिए टब मौजूद था। तांग वुलिन ने नल खोला, तेज गर्म पानी बहने लगा और टब आधा भर गया। इसके बाद वू झांगकोंग चारों स्पिरिट आइटम लेकर अंदर आया। वू झांगकोंग ने 1000 वर्षीय एज़्योर वेन वाइन वाला केस खोला और उसे बाहर निकाला। जैसा कि नाम से ही स्पष्ट था,
बेल का रंग नीला आसमानी था और उसकी लंबाई केवल एक अग्रभुजा जितनी थी। वो क्रिस्टल की तरह चमक रही थी और उसके डंठल से एक मंद प्रकाश निकल रहा था, जिसके भीतर तरल प्रवाहित होता दिखाई दे रहा था। उससे एक मीठी और ताजगी भरी सुगंध फैल रही थी, जो किसी का भी मन साफ कर देने में सक्षम थी। वो झांगकोंग ने उंगली से बेल की ओर इशारा किया और आत्मशक्ति की एक कोमल धारा छोड़ी, जिसने उसे अपने भीतर लपेट लिया और पानी के ऊपर ले गई। जब उसने उंगलियों से चुटकी लेने का इशारा किया तो एक अदृश्य शक्ति ने बेल को मरोड़ दिया और उसे बीच से तोड़ दिया, जिससे उसका रस टपककर पानी के टब में गिरने लगा। बेल का रस तेजी से पानी में घुल गया और पानी तथा उससे उठती भाप दोनों नीले आसमानी रंग में रंग गए। हवा में एक गहरी सुगंध छा गई। जब बेल का अंतिम रस भी निकाल लिया गया तो केवल उसका सूखा खोल बचा। वो झांगकोंग की आंखों में चमक आई और उसकी उंगली तेजी से हिली। मिस्टीरियस हेवन मेथड की आत्मशक्ति से बने ब्लेड प्रकट हुए, जिन्होंने पल भर में बेल को अनगिनत बार भेद दिया। वो मानो फट पड़ी हो और तुरंत ही बारीक चूर्ण में बदल गई। वो चूर्ण बिना एक भी कण व्यर्थ किए पानी में उतर गया। ये अद्भुत दृश्य देखकर तांग वूलिन की आंखें चमक उठीं। पूरी प्रक्रिया के दौरान वू झांगकोंग ने अपना मार्शल सोल इस्तेमाल ही नहीं किया था। उसने ये सब केवल मिस्टीरियस हेवन मेथड के अपने नियंत्रण के बल पर किया था। यही तो असली शक्ति है। अज्योर वेन वाइन के बाद लैंड ड्रैगन टेंडन की बारी आई। चारों स्पिरिट आइटम्स में ये टेंडन सबसे कम आकर्षक था। इसकी पूरी लंबाई लगभग 2 मीटर थी, रंग हल्का भूरा पीला और ये बेल की तुलना में कई गुना मोटा था। ये 1000 वर्षीय लैंड ड्रैगन टेंडन मूल रूप से 5 मीटर लंबा होना चाहिए था, लेकिन प्रसंस्करण के बाद सिकुड़कर इतना रह गया। वू झांगकोंग ने समझाया, सामान्य तौर पर इसे नरम करने के लिए 3 दिन और 3 रात तक उबालना पड़ता है, लेकिन चूंकि तुम इसे शोरबे की तरह इस्तेमाल करना चाहते हो, इसके लिए केवल एक विशेष तरीका है। वू झांगकोंग ने अपना बायां पैर बाईं ओर एक कदम बढ़ाया और आधी बैठक की मुद्रा में आ गया। दाहिने हाथ के एक इशारे से टेंडन भी हवा में तैरने लगा। फिर उसने दोनों हाथ सामने लाए, हथेलियां एक दूसरे की ओर, और उनके बीच हवा का एक भंवर उत्पन्न हो गया। कंट्रोलिंग क्रेन, कैप्चरिंग ड्रैगन। तांग वूलिन ने तुरंत इस तांग संप्रदाय की कला को पहचान लिया। वो बाएं हाथ से कंट्रोलिंग क्रेन और दाहिने हाथ से कैप्चरिंग ड्रैगन का उपयोग कर रहे हैं। वू झांगकोंग की आंखें संकरी हो गईं। उसके हाथ गोलाकार और लयबद्ध गति में घूमने लगे। उसके भीतर की आत्मशक्ति के उतार चढ़ाव तेज होते गए और टेंडन भी तेजी से घूमने लगा। जैसे जैसे टेंडन की गति बढ़ती गई, हवा में एक भिनभिनाहट गूंजने लगी। हाथों की हल्की कंपन को छोड़कर वू झांगकोंग का ऊपरी सिरा बिल्कुल स्थिर था, लेकिन उसकी आत्मशक्ति का उतार चढ़ाव और अधिक प्रबल हो गया, क्योंकि वो उस तेज हवा को दबाए रखे हुए था। तांग वूलन को उससे उभरती अपार शक्ति का आभास हो रहा था, फिर भी उस पर उसका कोई प्रभाव नहीं पड़ा। शिक्षक वू का आत्मशक्ति पर नियंत्रण सचमुच अद्भुत है। टेंडन का हल्का भूरा रंग धीरे धीरे लाल होने लगा। उसकी तेज घुमाव के साथ हवा चीखनी सी लगने लगी। कंट्रोलिंग क्रेन, कैप्चरिंग ड्रैगन का दबाव, उच्च गति घुमाव और हवा का घर्षण, तीनों मिलकर टेंडन को नर्म कर रहे थे। टेंडन धीरे धीरे अंदर की ओर सिमटने लगा और अंततः लाल सा पकौड़ी जैसा दिखने लगा। कंट्रोलिंग क्रेन, कैप्चरिंग ड्रैगन को इस तरह भी इस्तेमाल किया जा सकता है, ये तांग वूलिन ने पहली बार देखा था। 15 मिनट बाद टेंडन से लाल रस टपकने लगा। हर बूंद के पानी में गिरते ही भाप के गुच्छे उठने लगे। तांग वूलिन को पानी का तापमान बढ़ता हुआ महसूस हुआ। लाल टेंडन रस पानी में घुलकर उसे और गंदला बना रहा था। एक और 15 मिनट बीते और पूरा टेंडन रस बनकर टब के पानी में मिल चुका था। पानी का रंग अब गहरा हरा हो गया था। वाकई विचित्र दृश्य था। सुखद सुगंध की जगह अब एक अजीब सी गंध थी। बेल की ताजगी की हल्की सी महक अब भी मौजूद थी, लेकिन वो मछली सी बदबू से दब जाती, फिर कुछ पल बाद फिर उभर आती। दोनों गंधें आपस में संघर्ष कर रही थीं। वू झांगकोंग खड़ा हुआ और 1000 वर्षीय सी ड्रैगन मैरो निकाल लिया। इसे रस में बदलना और भी आसान था, बस आत्मशक्ति से निचोड़ना पड़ा, जैसा कि उसने बेल के साथ किया था। उसे उंगली तलवारों से कुचलने की जरूरत भी नहीं पड़ी। जब मैरो पानी में मिला तो भाप गुलाबी रंग की हो गई। इसके अलावा कोई खास बदलाव नहीं दिखा। किसी भी दृष्टि से ये पानी डरावना ही लग रहा था। अंदर जाओ, वू झांगकोंग ने तांग वूलिन को प्रोत्साहन भरी नजर से देखा। यह भी वू झांगकोंग का पहली बार था जब वो किसी को इस तरह स्पिरिट आइटम्स को अवशोषित करते देख रहा था, इसलिए वो परिणाम देखने को उत्सुक था। तांग वूलिन ने गहरी सांस ली और इस स्नान को अपने 3 साल की मेहनत की कमाई से जोड़ने वाले विचारों को मन से झटक दिया। उसने ड्रैगन स्केल फल उठाया और एक कौड़ लिया। उसका स्वाद उतना अच्छा नहीं था जितना उसकी चमकदार नीली स्किन से प्रतीत होता था। उसका रस बेहद खट्टा था और तांग वूलिन लगभग खांसी पड़ा। 3 मिलियन, इसकी कीमत 3 मिलियन से ज्यादा है।
वो मन ही मन इसकी कीमत दोहराता रहा, खुद को मजबूर करता रहा कि कौर दर कौर खाता जाए। अंत में उसने उसका छिलका भी खा लिया। ड्रैगन स्केल फल पेट में जाते ही असर दिखाने लगा। उसके पूरे शरीर में गर्मी फैल गई। तांग वुलिन ये नहीं भूला कि उसे क्या करना है। उसने जल्दी से कपड़े उतारे और टब के पानी में पैर का अंगूठा डाला। गर्म, शायद 1000 वर्षीय लैंड ड्रैगन टेंडन के कारण पानी उसकी कल्पना से कहीं ज्यादा गर्म था, इतना कि वो लगभग चिल्ला ही उठता। खुद को संभालते हुए तांग वुलिन ने दोनों पैर उबलते पानी में डाल दिए। उसकी आंखों में आंसू भर आए, लेकिन वो अपनी मेहनत की कमाई को यूं ही व्यर्थ नहीं जाने देना चाहता था। मन को शांत करो और सांसों को स्थिर करो, वू झांगकोंग ने कहा। तांग वुलिन का मन कांप उठा। उसने जल्दी से लंबी सांस छोड़ी और आत्मशक्ति का संचार शुरू किया। ड्रैगन स्केल फल का प्रभाव तेजी से बढ़ा। मिस्टीरियस हेवन मेथड का उपयोग करते हुए उसके पेट से गर्मी फैलने लगी। उसे लगा था कि शरीर की आंतरिक गर्मी उसे पानी की तपन के अनुकूल बना देगी, लेकिन उल्टा हुआ। अनुकूल होने के बजाय वो गर्मी के प्रति और अधिक संवेदनशील हो गया, जिससे उसका शरीर अनियंत्रित रूप से कांपने लगा। उसी क्षण ओल्ड टैंक की गंभीर आवाज उसके मन में गूंजी, पूरा शरीर पानी में डुबो दो, केवल शीर्ष बाहर रहने दो। कोई और विकल्प न देखते तांग वुलिन ने दांत भींचकर अपना पूरा शरीर पानी में डुबो दिया। उसे बाहर कूदने से रोकने में उसकी सारी इच्छा शक्ति लग रही थी। सहन करो, सहन करो। आंखें कसकर बंद किए वो खुद को उबलते से दर्द को सहन करने के लिए मजबूर करता रहा, मानो जिंदा उबाला जा रहा हो। वू झांगकोंग की दृष्टि से तांग वुलिन का शरीर पानी में उतरते ही लाल हो गया था, जैसे पका हुआ झींगा। उसका शरीर झटके लेने लगा। वू झांगकोंग की भौहें सिकुड़ गईं। क्या वो सचमुच ठीक रहेगा? मैंने तो पहली बार ऐसा नुस्खा सुना है। आखिर वुलिन इसे कहाँ से लाया? वू झांगकोंग ने हाथ उठाया, उसे ठंडा करने के लिए अपने मार्शल सोल की मदद करने को तैयार। लेकिन उसी क्षण तांग वुलिन के माथे पर एक सुनहरा चिन्ह हल्के से प्रकट हो गया, जिसने वू झांगकोंग को चौंका दिया। उसकी तेज दृष्टि के बावजूद वो उसे मुश्किल से ही देख पा रहा था। वो सुनहरा चिन्ह 3 सुनहरी रेखाओं से बना प्रतीत होता था, लेकिन वू झांगकोंग उसे पहचान नहीं पाया। स्वर्ण चिन्ह के पहली बार प्रकट होने के कुछ ही क्षणों में तांग वुलिन का पूरा शरीर सुनहरी धारियों के जाल से ढक गया। वो अत्यंत दीप्तिमान प्रतीत हो रहा था। जैसे ही वे सुनहरी रेखाएं उभरी, उसकी सांसें शांत होने लगी। ऐसा लग रहा था मानो वो उस झुलसा देने वाले दर्द के अनुरूप स्वयं को ढाल रहा हो। वे सुनहरी रेखाएं रुक रुक कर धड़क रही थीं और एक विचित्र ऊर्जा फैल रही थी, जिसने उसके पूरे शरीर को घेर लिया। वो आत्मशक्ति नहीं थी, बल्कि उससे कहीं अधिक विशेष कुछ था। ये दृश्य देखकर वो झांगकोंग की आंखें संकरी हो गईं। उसने केवल अपनी इंद्रियों का प्रयोग करते हुए मौन में निरीक्षण किया। उसकी रक्त तत्व शक्ति कितनी प्रबल है! किसी के रक्त का इतना उग्र रूप से प्रवाहित होना अकल्पनीय था। तांग वुलिन की दाहिनी भुजा पर सुनहरी शल्क उभर आए, जो ड्रैगन क्लॉ में बदलने से ठीक पहले रुक गए। अपने सामान्य स्वरूप की तुलना में ये शल्क कहीं अधिक चमकीले और नुकीले थे। उनसे सुनहरी आभा झिलमिला रही थी। जब पानी उबलने लगा, मानो उसे जीवित उबाल रहा हो, तब तांग वुलिन का शरीर हल्के से कांप उठा। उसके शरीर को ढकने वाला सुनहरा पैटर्न और अधिक स्पष्ट हो गया और उससे गूंजती हुई गर्जना सी ध्वनि निकलने लगी। हर श्वास के साथ उसकी नाक और मुंह से सुनहरी वायु की धाराएं निकलती रहीं, जो उसके शरीर को और अधिक परिष्कृत कर रही थीं। उसकी रक्त वंशावली वास्तव में परिष्कृत हो रही है। वो झांगकोंग ने स्वयं से संतोषपूर्वक सिर हिलाया। अब वो निश्चिंत था कि ये प्रक्रिया तांग वुलिन के लिए अत्यंत लाभकारी होगी और वो इसे सहन करने में सक्षम है। 3 दिन बाद, झांगकोंग, तुम ऐसी जगह क्यों ठहरे हो? अकेडमी के पास कोई स्थान क्यों नहीं चुना? शैनी ने उसके साधारण कमरे का निरीक्षण करते हुए भौहें से कोड़ ली। वो झांगकोंग ने शांत स्वर में उत्तर दिया, बस आराम करने लायक हो, इतना ही पर्याप्त है। कहीं और ठहरूं तो क्या फर्क पड़ता है? वैसे भी मुझे अकेडमी के पास की भीड़-भाड़ पसंद नहीं। श्रेक शहर के लिए निकलने से पहले वो पहले ही शैनी से संपर्क कर चुका था। स्काईसी अलायंस को हर बार श्रेक की प्रवेश परीक्षा के लिए 100 से कुछ अधिक कोटे मिलते थे और अध्यक्ष यू जैन को दिमाग खपाकर तथा कई समझौते करके ही 4 कोटे हासिल हुए थे। स्वाभाविक रूप से ये चारों कोटे बाहरी प्रांगण यानी आउटर कोर्ट की परीक्षा के लिए थे। अलायंस की स्थिति को देखते हुए ईस्ट सी अकेडमी के लिए आंतरिक प्रांगण यानी इनर कोर्ट के बहुमूल्य कोटे पाना असंभव था। वू झांगकोंग की अचानक आई कॉल से शैनी चकित रह गई थी, लेकिन जैसे ही उसे पता चला कि वो अपने शिष्यों को परीक्षा दिलाने ला रहा है, उसका हर्ष 2 गुना हो गया। एक बार उसकी वापसी से और दूसरी बार उसके होनहार शिष्यों के विचार से। 3 साल पहले स्काईसी अलायंस टूर्नामेंट में उन्होंने उस पर गहरी छाप छोड़ी थी।
उसका कप्तान परिस्थितियों को भांपने में कुशल था और अपने साथी के लिए स्वयं को बलिदान करने का साहस रखता था। शैनी की दृष्टि में तांग वुलिन सबसे अलग था। उसके ठीक पीछे गु युए थी। जब तांग वुलिन गंभीर रूप से घायल हुआ था तब उसने उसे बचाने के लिए अपनी जीवन शक्ति का एक भाग त्याग दिया था। उसी क्षण वो उसे अपने साथ ले जाना चाहती थी। गु युए का तत्वों पर नियंत्रण सचमुच चौंकाने वाला था। 3 साल बाद वू झांगकोंग अंततः उन बच्चों को श्रेक एकेडमी ला रहा था। शैनी ये देखने के लिए उत्सुक थी कि उसके मार्गदर्शन में वो कितने परिपक्व हो चुके हैं। परीक्षा कल है, क्या तुम्हारे शिष्य तैयार हैं? शैनी ने कुर्सी पर बैठते हुए विषय बदला। वो झांगकोंग के माथे पर शिकन पड़ गई। मैंने तुम्हें इसीलिए बुलाया है क्योंकि मुझे तुमसे एक उपकार चाहिए। बाकी सभी तैयार हैं, लेकिन मेरा एक शिष्य गहन ध्यानावस्था में चला गया है और अब तक नहीं जागा है। क्या परीक्षा को टालने का कोई तरीका है? शैनी ने कुछ देर मौन रहने के बाद कहा, मुझे डर है कि ये असंभव है। तुम जानते हो अकेडमी के नियम कितने कठोर हैं। हमारे पास इतने आवेदक होते हैं और केवल 100 को ही चुना जाता है। केवल एक व्यक्ति के लिए परीक्षा का समय नहीं बदला जा सकता। ये बहुत कठिन स्थिति है। कौन सा शिष्य है? कप्तान तांग वुलिन, वू झांगकोंग ने कहा। नाम सुनते ही शैनी का दिल धड़क उठा। उसे वो दृश्य याद आ गया जब तांग वुलिन ने आत्मसंलयन कौशल के सामने अपने शरीर से अपने साथी को बचाया था। गहन ध्यान आत्मसाधकों के लिए दुर्लभ अवसर होता है। यदि उसे बाधित किया जाए तो गंभीर प्रतिकूल प्रभाव हो सकता है। झांगकोंग, तुम जानते हो ये कितना कठिन है, लगभग असंभव है, शैनी ने असहाय स्वर में कहा। वो झांगकोंग ने सिर हिलाया। ठीक है, तब बाकी शिष्यों को पहले परीक्षा देने दूंगा। कमरे में वू झांगकोंग के साथ शैनी, गु युए, शू श्याओयान और शिए शिए भी उपस्थित थे। उन्हें तांग वुलिन की स्थिति के बारे में बता दिया गया था। इतने में शिए शिए बोल उठा, शिक्षक वू, ये कैसे हो सकता है? वुलिन वर्षों से इस परीक्षा की प्रतीक्षा कर रहा है। ये हमारा एकमात्र अवसर है। यदि वो चूक गया तो जीवन भर पछताएगा। शू श्याओयान ने भी कहा, हाँ, कप्तान के बिना हम ये कैसे स्वीकार कर सकते हैं? श्रेक अकेडमी में प्रवेश आत्मसाधकों के लिए लगभग जीवन में एक बार मिलने वाला अवसर होता है। यदि तांग वुलिन इसे खो देता है तो पछतावा कभी उसका पीछा नहीं छोड़ेगा। वो झांगकोंग का चेहरा फिर शांत हो गया। शैनी ने आह भरते हुए कहा, अब सोचने का कोई अर्थ नहीं। यदि वो परीक्षा से पहले जाग गया तो ठीक, अन्यथा उसे छोड़नी पड़ेगी। अब तक मौन रही गु युए आगे बढ़ी। शिक्षिका शैन, क्या किसी के स्थान पर परीक्षा देने का कोई तरीका है? क्या मैं अपने परीक्षा अधिकार त्याग सकती हूँ ताकि वुलिन परीक्षा दे सके? वो मुझसे अधिक शक्तिशाली है। शैनी स्तब्ध रह गई। बच्ची, तुम बहुत सरल सोच रही हो। क्या तुम्हें पता है श्रेक एकेडमी क्या है? यहाँ प्रतिस्थापन असंभव है। गु युए ने सिर हिलाया। यदि वुलिन नहीं गया तो मैं भी नहीं जाऊंगी। उसकी आवाज दृढ़ थी और आंखों में अडिग निश्चय जल रहा था। शैनी अचंभित रह गई। ऐसे लोग श्रेक में बहुत मिलते हैं। एक बार निर्णय ले लिया तो पीछे नहीं हटते। वू झांगकोंग भी ऐसा ही था। जैसा गुरु वैसा शिष्य। झांगकोंग, तुम्हारे शिष्य अत्यंत उत्कृष्ट हैं। तुम्हें एक व्यक्ति के कारण सबको नहीं रोकना चाहिए। कमरे में घोर सन्नाटा छा गया। अंततः वो झांगकोंग ने गु युए के कंधे पर हाथ रखा। इस बारे में सोचना छोड़ दो, आराम करो, मैं इसे संभाल लूंगा। धन्यवाद गुरुजी, गु युए ने कहा और बाहर चली गई। बाहर शिए शिए ने धीमे स्वर में पूछा, श्याओयान, हमारे दोस्त या श्रेक तुम्हारे लिए क्या अधिक महत्वपूर्ण है? शू श्याओयान हंस पड़ी। कप्तान सबसे महत्वपूर्ण है। वैसे भी मेरे पास होने की ज्यादा संभावना नहीं थी। शिए शिए हंसा। यदि वुलिन नहीं गया तो मैं भी नहीं जाऊंगा। दरवाजे को देखते हुए वो झांगकोंग की सांसें तेज हो गई। चलो। कहाँ? अकेडमी वापस। यदि बच्चों के भविष्य के लिए मुझे अपनी प्रतिष्ठा त्यागनी पड़े तो वो सौदा स्वीकार्य है। मैं स्वयं जाकर क्षमा मांगूंगा। स्नान टब का पानी बहुत पहले ही साफ हो चुका था। अब केवल एक सुनहरी धुंध शेष थी जो तांग वुलिन को ढके हुए थी।